सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका ज्ञात करना है, किन किन आकृतियों का ज्ञात करना है, उनके बारे में अपन ये देखेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली, बिल्कुल संवेदनशील प्रश्नावली के अंदर आती है। तो आज अपन इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अपन बात करेंगे। पिछली प्रश्नावली में अपन ने वृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में अपन ने चर्चा की थी और अपन ने देखा था कि वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना संबंध होता है, दो वृत्तों के में कितना संबंध होता है, सकेंद्रीय वृत्तों में कितना संबंध होता है, ये अपन ने देखा था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर किसी समतल आकृतियों के अंदर अगर कोई वृत्त का अगर कोई मामला हो, जैसे अपन ने देखा था एक वर्ग के अंदर वृत्त है, वर्ग के अंदर वृत्त है, तो इस प्रकार की भी जो आकृतियां हैं समतल आकृतियां, उस समतल आकृतियों के अंदर भी ये वृत्त स्वयं समतल आकृति है, ठोस आकृति की श्रेणी में नहीं आती। तो आज इसी समतल आकृतियां और ठोस आकृतियों से जुड़ा हुआ जो विषय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और साथ ही में उन्हीं आकृतियों का वर्गीकरण करते हुए देखेंगे किन आकृतियों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है और किन आकृतियों का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। उसको पहले पहचानना बहुत जरूरी है। उसका पहले जब तक अंतर अपने को पता नहीं है कि अपने को जब तक ये पता नहीं है कि किन आकृतियों का तो क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, किन आकृतियों का आयतन ज्ञात किया जा सकता है, तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी अपने को पता होनी चाहिए आकृतियों की। तो हमारे गणित के अंदर दो प्रकार की आकृतियां होती है। अपने जो गणित के अंदर है वो आकृतियां दो प्रकार की होती है, आकृतियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है समतल आकृति, समतल आकृति, और एक होती है आपकी ठोस आकृति, ठोस आकृति। इस ठोस आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां भी कहा जाता है, ठोस आकृतियां और समतल आकृतियां। अपने पूरे ज्यामितीय के अंदर, पूरी ज्यामितीय गणित के अंदर, ये ज्यामितीय गणित है, ये जो गणित अपन पढ़ रहे हैं, गणित भी कई प्रकार की होती है। ज्यामितीय गणित, वैदिक गणित, त्रिकोणमितीय गणित, सांख्यिकी गणित। तो गणित की कोई एक शाखा नहीं है, गणित की कई शाखाएं होती है। तो ये भी एक ये जो ज्यामितीय जो गणित है ये भी एक प्रकार का गणित का भाग है। आपकी जो गणित है वो चार भागों में बांट रखी है, हालांकि कह नहीं होता किताबों में करके कोईगा, लेकिन ये जो आपकी जो किताब है ये किताब चार गणितों में बटी हुई है। अंकगणित भी आती है, ज्यामितीय गणित भी आती है, तो गणित जो है सांख्यिकी भी है, ये भी सांख्यिकी भी है, गणित का भाग ही। आपने जब माध्यिका समांतर माध्यम वाली ये प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें शुरुआत की लाइन ही कहती कि ये सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जो कि सांख्यिकी का एक भाग और सांख्यिकी स्वयं गणित की एक शाखा है, गणित की एक शाखा है। तो ये गणित का बहुत बड़ा विस्तार है, गणित को एक छोटी विषय वस्तु नहीं है, बहुत बड़ा भाग है। तो अपने गणित के अंदर, ज्यामिति के अंदर आकृतियां दो प्रकार की आती है, एक तो समतल आकृति और एक इसकी ठोस आकृतियां। तो आकृतियां अपने पास में दो प्रकार की होती है, समतल आकृति और ठोस आकृति। अब समतल आकृतियां तो कौन कौन सी होती है और ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। और ये चीज अगर अपने को पता है तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा या फिर इसका आयतन ज्ञात होगा, फिर अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा समतल आकृति। देखिए ये जो समतल आकृतियां हैं वो तो वे आकृतियां हैं जो केवल अपना दायरा या अपना क्षेत्र बताती है, अपना दायरा या अपना क्षेत्र बताती है, वो तो कहलाती है आपकी समतल आकृतियां। उस समतल आकृतियों को केवल अपन माप सकते हैं केवल। जैसे आपके जमीन के टुकड़े आते हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, आप क्या मानते हो कि जमीन के टुकड़े कई त्रिभुजाकार होते हैं, कई आयताकार होते हैं, कई वर्गाकार होते हैं। लेकिन मैंने आज दिन तक ऐसा कोई नियम नहीं सुना कि एक खेत घनाभाकार है, मैंने ये नहीं सुना।
तो आपकी जो समतल आकृतियां, अच्छा खेत है, अब खेत को आप क्या बता सकते हो? दायरा बता सकते हो, खेत का क्षेत्रफल बता सकते हो, खेत का बीघा में माप सकते हो, हेक्टेयर में माप सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उस खेत में इतना द्रव्य डाला जा सकता है। अरे खेत एक समतल आकृति की श्रेणी में आती है, केवल दायरा बताती है। एक कागज का पेज आता है साहब, केवल एक सेपरेट पेज, उस पेज को क्या कहूंगा मैं समतल आकृति कहूंगा। उस पेज को मैं फाड़ करके और उसके अंदर कोई वो नहीं दे सकता। अच्छा एक धागा है, धागा बिल्कुल सीधा आता है, अब मैं उस धागे को जो है ज्यादा कपड़े सिलने के काम में ले लूंगा, लेकिन उसका दायरा बता सकता हूं ये इतने सेंटीमीटर का है। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि समतल आकृति तो इसको ठोस आकृति बनाई जा सकती है। कैसे बनेगी? क्या उस धागे के अंदर टाँके में टाँका दे? ये भी नहीं हो सकता। तो ये समतल आकृति केवल दायरा बता सकती है, ये इतने सेंटीमीटर का है, ये इतनी इसकी लंबाई है, ये इतनी इसकी चौड़ाई है। ये अच्छा आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड आप ये ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, ग्रीन बोर्ड है, जो भी है ब्लैक बोर्ड ही बोलते हैं। तो ये जो आपका ये जो बोर्ड है ये आयताकार है। अब आप इसको ये कह सकते हो कि इसका इतनी तो लंबाई है, इतनी इसकी चौड़ाई है और इसका इतना क्षेत्रफल है, इसका इतना परिमाप है, ये कह सकते हो। मैंने आज दिन तक ये नहीं सुना कि बोर्ड के अंदर इतने अक्षर आ सकते हैं। क्यों? इसको क्या कोई डिब्बा मान रखा है क्या आपने, या कोई कचरा पात्र का कोई डस्टबिन मान रखा है? ये इतना कचरा आ सकता है इसके अंदर। तो ये समतल आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनकी केवल दायरे बता सकते हो, माप सकते हो, इसका क्षेत्र बता सकते हो, केवल इतना हो सकता है। बाकी अच्छा आप क्षेत्रफल के अंदर भी, अच्छा खेत के अंदर आप क्षेत्रफल मापते हो, आप चाहे हेक्टेयर में मापो, चाहे बीघा में मापो, चाहे किसमें भी मापो, जब आप मापते हो तो आप क्यारियों की संख्या का अंदाजा लगाते हो कि इस खेत में इतनी क्यारियां आ सकती है। क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, मुझे पता है खेती कैसे होती है और क्यारियां कैसे बनती है। हम भी किसान ही, आज भी किसान हूं, थोड़ा सा पढ़ लिया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने इतने दिन मेरे को खेती करते हो गए, लेकिन इतना सा उसे जानता हूं कि खेत के क्षेत्रफल के अंदर, खेत के दायरे के अंदर इतनी क्यारियां आ सकती हो, इतनी आएगी, उसे एक भी ज्यादा नहीं आएगी। आप अंदाजा कैसे लगाते हो? क्योंकि आप एक क्यारी का क्षेत्रफल यदि जानते हो ना, तो आप खेत के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए संख्या क्या कर सकते हो, इतनी दूर में ये बोना है, इतनी क्यारी में ये बोया जाएगा, अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि वो आपको क्षेत्रफल का पता है। समतल आकृति है, ठोस आकृति नहीं है। अच्छा ठोस आकृति तो तब आती जब मैं किसी खेत के अंदर अनाज का ढेर लगा हुआ है, उस अनाज के ढेर को से मैं बोरियां भर रहा हूं, तो यहां पर ये जो बोरी जो आपने लिया है, ये बोरी आपका ठोस आकृति की श्रेणी में है। ठोस आकृति तो वो है। अब उस ठोस आकृति का आप क्षेत्रफल भी बता सकते हो, उस ठोस आकृति का ये भी बता सकते हो इसके अंदर वजन कितना आएगा और इसको बढ़ने पर वजन कितना आएगा, ये भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बोरी स्थान घेरेगी, जगह भी घेरेगी, वस्तु भी डाली जाएगी, वस्तु की जगह घेरेगी, और जो वस्तु अगर कोई स्थान घेरती है, दायरा घेरती है, उसके आसपास के दायरे को कवर करती है, तो वो आपका ठोस आकृति कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? ठोस आकृति कहलाएगी। तो समतल आकृति के अंदर केवल दायरा बता सकते हो, समतल आकृतियां कभी भी स्थान नहीं घेरती है, और जो वस्तु स्थान घेरती है वो आयतन कहलाती है। सीधी बात, आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, धारिता या द्रव्यमान। अब मेरे को तो साइंस आती नहीं, आपने एक साइंस के अंदर एक शब्द सुना होगा, धारिता या द्रव्यमान। अब उन ऐसे प्रैक्टिकल विषयों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस साइंस के अंदर लेबोरेटरी के अंदर धारिता या द्रव्यमान मापने के लिए कैसे कैसे वस्तुएं काम में लेते हैं। उनके वस्तुओं के दायरे को देखते ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पर ये द्रव्यमान का मतलब आयतन है, स्थान घेर रहा है। और बाकी समतल आकृतियां जो होती है, उस समतल आकृतियों का अंदाजा वैसे अंदाजा लग जाता है कि वो केवल दायरा बता सकती है, क्षेत्रमिति बता सकती है, केवल इतना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपकी जो आकृतियां समतल आकृतियां ठोस आकृतियों की श्रेणी में आती है।
अब और मैं थोड़ा समतल आकृति की मैं बात करूंगा जो अपने गणित के अंदर आती है। आपका आयत, मैं समतल आकृति की बात करूंगा। आपका आयत समतल आकृति की श्रेणी में आता है। आपका वर्ग समतल आकृति की श्रेणी में आता है। आपका वृत्त समतल आकृति की श्रेणी में आता है कि नहीं? आपका चतुर्भुज है समतल आकृति की श्रेणी में आता है। चतुर्भुज के जितने भी प्रकार आते हैं वो सारे, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, ये सारे के सारे समतल आकृति की श्रेणी में आती है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, षटकोणीय चतुर्भुज, और यहां तक कि बहुभुज भी। कक्षा 8 के अंदर आप पढ़ गया है बहुभुज, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ गया है बहुभुज। ये बहुभुज भी आपका समतल आकृति की श्रेणी में आया। आपने जब बहुभुज का चैप्टर पढ़ा था कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, क्या आपने बहुभुज का कोणों का मान याद कर लिया, भुजाओं की माप याद कर ली? क्या आपने उसका आयतन याद किया था? नहीं, उसका आयतन याद नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि आप उसका क्षेत्रफल बता सकते हो, दायरा बता सकते हो, भुजाओं की माप बता सकते हो, कोणों की माप बता सकते हो, उसका आयतन याद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका जो बहुभुज है वो बहुभुज भी समतल आकृति की श्रेणी में ही आता है। लेकिन ठोस आकृतियां, वे आकृतियां जो विस्तार घेरती है, दायरा बताती है, और यह भी बताती है कि इसके अंदर कितनी वस्तुएं डाली जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं आपको। एक किसान ने छोटे छोटे ढेर लगा रखे थे अनाज के ढेर में से उन्होंने बोरी में डालने के लिए निर्धारित था कि बोरियों में बराबर बराबर माप आई। उसने एक पीपा लिया, पीपा जानते हो, मैं लोकल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ जाना चीज को। एक पीपा लिया, उस पीपे को क्या किया, अब समझ जाना यहीं पर पीपा घनाभाकार की श्रेणी में आ चुका है। पीपा शुरू किसकी श्रेणी में आ गया? घनाभाकार। अब घनाभाकार वस्तु के अंदर अनाज को डाला, पीपे को पूरा भरा और भर करके उसको बोरी में डाल दिया, और एक बोरी में 7 या 8 या 10 पीपे जितने भी आते हैं वो डाल दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि पीपे के द्वारा डाला गया आयतन और बोरी के अंदर डाला गया आयतन बराबर है? यानी पीपे के अंदर आपने जितने, मान लीजिए 10 पीपे डाले, और एक पीपे में जितना वजन आया वो पूरा का पूरा वजन आपका बोरी में जा रहा है। मैं बोरी के वजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनाज की बात कर रहा हूं। क्यों? बोरी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल अनाज की बात करता हूं। तो पीपे के अंदर बराबर जो भी अनाज था वो अनाज आपने बोरी के अंदर डाला, तो मैं ये कह सकता हूं कि पीपे के अंदर डाला गया जितना भी द्रव्य था, जितनी भी वस्तु थी, जितना भी तौल था, उतना का उतना तौल बोरी के अंदर है। वो एक अलग बात है कि आपके पीपे का वजन तो कुछ अलग था और बोरी का कुछ वजन अलग है। अब आपने जो पीपे का वजन और बोरी का वजन की जो मैंने बात की है ना, ये तो आएगी ठोस आकृति के क्षेत्रफल में, और जो क्षेत्रफल दे रखा था उसके अंदर अगर मैं कोई वस्तु डालूंगा वो वस्तु कहलाएगी आपकी आयतन की श्रेणी। तो इसका मतलब ठोस आकृतियों का भी क्षेत्रफल निकलता तो है, ठोस आकृतियों का भी क्षेत्रफल तो निकलता तो है, वरना अपने को पता कैसे चलेगा बोरी चौड़ी है, लंबी है, छोटी है, क्या है, पता कैसे चलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन समतल आकृतियों का तो केवल क्षेत्रफल याद किया जा सकता है। इनका तो केवल क्या किया जा सकता है? क्षेत्रफल हुआ, परिमाप हुआ, ये याद किया जा सकता है। लेकिन ठोस आकृतियों के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया, घनाभ, आपका घन, आपका बेलन, आपका शंकु, और यहां तक कि आपका गोला ठोस आकृति की श्रेणी में आता है। आपका गोला, यहां तक कि आपका कमरा घनाभाकार श्रेणी में आता है। और कमरे के जितने सवाल मिलेंगे ना आपको इस प्रश्नावली में, कमरे के जितने सवाल मिलेंगे उतने सवाल तो शायद और किसी के नहीं होंगे, और मजा ही उन्हीं को करने में आता है।
कमरे के सवाल जो है, कमरे से जुड़े हुए जो सवाल है, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छत को छोड़ करके, फर्श को छोड़ करके, तो इसमें आनंद आएगा अलग से, उसका मजा अलग आता है सवाल करने का। तो ये तो सारी आपकी क्या है, ये ठोस आकृति है। अब इन्हीं ठोस आकृतियों का आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो, इन आकृतियों का आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो और इनका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ये स्थान घेरती है आकृतियां। क्या आकृतियां स्थान घेरती है, और ये स्थान घेरने वाली जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है और आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आपको यहीं पर अंदाजा लग जाना चाहिए कि चैप्टर में है क्या चीज, इस चैप्टर में है क्या चीज। इस चैप्टर में क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका समतल आकृति को केवल क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है जो क्षेत्रफल की श्रेणी में आएगा, और आयतन ज्ञात करना है तो इस ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है। और समतल आकृतियों का केवल क्षेत्रफल पढ़ेंगे और ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे और इनका आयतन भी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से चैप्टर का जो निष्कर्ष था, निचोड़ता वो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये चैप्टर में अपन देखेंगे आप। तो ये तो बात दिमाग से निकाल देना कि जो है जो सबका आयतन निकाल दो और जो है जो सबका क्षेत्रफल निकाल दो, नहीं। आपको पहले देखना है कि ये समतल आकृति की श्रेणी में आती है या ठोस आकृति की श्रेणी में आती है। समतल आकृति की श्रेणी में आती है तो केवल आपको इसका दायरा बताना है, क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बता सकते हो, और बाकी आपकी जो ठोस आकृति है, इन ठोस आकृतियों का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। अब वो एक अलग विषय है कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खाली कमरे की चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खाली छत का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो साफ सारी वही एक ही दिन में तो वो गणित आएगी नहीं। अब वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे सवाल है, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे इनके दायरे को देखते जाएंगे कि इनका दायरा क्या क्या बताता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि अपने को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अंदर किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल और किन किन आकृतियों का आयतन क्या किया जा सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो पहले आज अपन बात करेंगे पहले समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। तो आपने पिछली जो क्लास थी उसमें आपने देख लिया होगा, जैसा कि जो आपकी जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली की शुरुआत में ही उन्होंने अगले ने पहले ही बोल दिया कि समतल आकृतियों का दायरा इस सिलेबस में नहीं है। यानी आपको समतल आकृतियों का आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया, आपने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये अपने पिछली क्लास में देख लिया। आज केवल ये बात करेगा केवल ठोस आकृतियों का। अगला प्रस्तावना में खुद ही बोल दिया, अगला प्रस्तावना में खुद ही कर रखा है कि समतल आकृतियों की हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल ठोस आकृतियों की बात करेंगे। इन्हीं ठोस आकृतियों का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। और सबसे पहले बात करेंगे अपन घन और घनाभ की। अब घन और घनाभ के अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं वो भी देख लीजिए आप। घन के अंदर, घनाभ के अंदर स्वयं घनाभ भी आता है, यहां तक कि आपके जितने भी डिब्बे आते हैं, चाहे वो माचिस का डिब्बा देख लीजिए घनाकार आता है, ये जो बीड़ियों का जो बड़ा जो पैक आता है, बीड़ी का बड़ा पैक आता है बंडल टाइप का, वो देख लीजिए घनाभाकार होता है। ये जितने भी बिस्किट्स के जो बॉक्स आते हैं, कार्टून आते हैं, वो कार्टून घनाभाकार भी होते हैं और घनाकार भी होते हैं, है कि नहीं। बात रही घनाभ के अंदर कमरे की, तो कमरे के अंदर भी कमरा स्वयं घनाभाकार है, मान लीजिए आप, कमरा स्वयं घनाभाकार है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन, और इनमें ऐसी और कौन कौन सी चीज बीच बीच में सवाल बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। आओ मैं छोटा सा पहले सूत्र लिखवा देता हूं, समय की अपनी सीमा है, समय पूरा होने वाला है। आप जो सूत्र में जैसे जैसे लिखते जा रहा हूं, आपको अगर दिख रहा है तो आप सूत्रों को हाथों हाथ लिखते जाएं। तो पहले मैं घन और घनाभ की बात करूंगा। तो घन का, सॉरी घनाभ का, पहले मैं बात करूंगा घनाभ का। घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। आपको समझ जाना एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब विड्थ और एच का मतलब हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, घनाभ के विकर्ण की लंबाई यदि ज्ञात करनी हो, घनाभ के विकर्ण की यदि लंबाई ज्ञात करनी हो, स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। नंबर 3, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह है घनाभ का आयतन। नंबर 4, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसी का जुड़ा हुआ सूत्र है, इसी का आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। कमरे की चारों दीवारों का परिमाण, कमरे की चारों दीवारों का परिमाण गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद नंबर 5, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजाई स्क्वायर या 6a स्क्वायर, बात एक ही। नंबर 6, घन के विकर्ण की लंबाई भुजा रूट 3। लेकिन एक बात ध्यान होना चाहिए भाई, एक बात ध्यान होना चाहिए, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल तो हमेशा सेंटीमीटर में आता है और आपका जो आयतन है वो घन सेंटीमीटर में या घन क्यूब में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 7, घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और एक बात आपको बता दूं, अगर वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी हो, बड़ी वस्तु में छोटी वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसका अलग से सूत्र लिखवा देंगे। फिलहाल आपके पास में आज 7 सूत्र हैं, इन 7 सूत्रों को आपको देखना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है, सूत्र इधर खोना नहीं है सूत्र। और इन सूत्रों के अलावा, किताब के सूत्र के अलावा कभी कभार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि इन सूत्रों से काम नहीं चलता, दूसरे सूत्रों से काम चलाना पड़ता है। तो और भी कोई डुप्लीकेट अगर और भी अन्य कोई अगर कोई सूत्र आएंगे तो
महत्वपूर्ण सूत्रों को भी ऊपर लिखेंगे। फिलहाल वो आपके सिलेबस में हो सकता है नहीं दे रखे हो तो वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।